जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रिका के बारे में। तो देखिए, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। देखिए, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। कई दोस्तों का कहना था कि आप न्यूक्लियोलस पर वीडियो बनाइए। देखिए, हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है, हम लाइट से ही वीडियो बनाते हैं। यानी हम क्या है, लाइट पे डिपेंड है। लाइट रहती है तो हम लोग वीडियो बनाते हैं। और देखिए, थोड़ी लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, इसीलिए थोड़ी साउंड प्रॉब्लम थी, आवाज़ आ रही थी। घर के समीप ही क्या कि मूर्ति रखा गया था, इसलिए थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए वीडियो नहीं बन पा रहा था। इसके लिए खेद है मुझे। तो देखिए, आज की वीडियो है केंद्रिका, और आज का मकसद है हमारा आपको केंद्रिका समझाना। तो देखिए, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस क्या होते हैं। तो देखिए, केंद्रिका किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि केंद्रक की परिभाषा, केंद्र की खोज, केंद्र की परत संरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कार्य क्या होता है। उसके बाद जानेंगे, यहाँ पर चित्र बनाए हूँ दोस्तों, उसके बाद चित्र से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका क्या होती है। देखिए, केंद्रिका यानी केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली गोल सघन संरचना को केंद्रिका कहते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए, ये कोशिका हो गई और ये हो गया केंद्रक। और केंद्रक में एक ऐसी गोल संरचना देखे होंगे, ऐसी गोल संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं केंद्रिका। यानी केंद्रक द्रव्य में एक गोल संरचना पाई जाती है, एक गोल सघन संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका कहते हैं। अब देखिए, हमको लगता है कि परिभाषा कहीं पूछा नहीं जाता है, क्योंकि परिभाषा का कोई महत्व नहीं होता है। देखिए, परिभाषा तो एक ऐसा चीज़ है कि जो आउटर इंट्रोडक्शन कराता है। यानी केंद्रिका की देखिए, आउटर इंट्रोडक्शन कराता है। यानी सबसे पहले बाहर से यदि उसमें पढ़े नहीं रहेंगे, यदि परिभाषा याद रहेगी तो हाँ, हमको याद हो सकता है। देखिए, जैसे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो देखिए, ये आउटर इंट्रोडक्शन है कि बाहर से हम लोग इधर अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो देखिए, केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली गोल सघन संरचना को केंद्रिका कहते हैं। अब देखिए खोज किसने किया था। तो देखिए, फोंटाना ने 1781 ईस्वी में केंद्रिका की खोज की थी। तो न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी, तो फोंटाना ने की थी, लेकिन 1781 ईस्वी में की थी। लेकिन नामांकन यानी जो नाम देने वाला था, जो नाम देता है उसको क्या कहते हैं, नामांकन। यानी मान लीजिए मैं अपनी संस्था खोला, आप लोगों ने नाम दे दिया अभिषेक एजुकेशन पॉइंट 2। तो मैं खोला हूँ 2022 में खोला हूँ, लेकिन आप लोगों ने नाम दे दिया तो उसको क्या कहते हैं, नामांकन। यानी वो नाम आपने दिया है तो उसको क्या कहते हैं, नामांकन। यानी खोले हम हैं, लेकिन आप लोगों ने नाम दे दिया। उसी तरह खोज किए थे फोंटाना ने, लेकिन न्यूक्लियोलस नाम दिया था किसने, बोमैन ने क्या किया था, न्यूक्लियोलस नाम दिया था। तो देखिए, इतना हो गया, कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए, संख्या की बात की जाती है कि केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। एक केंद्रक में देखा जाए तो एक ही केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन कुछ अपवाद में देखिए अपवाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अपवाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, संख्या एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है, लेकिन अपवाद है प्याज के केंद्रक में कितनी केंद्रिका पाई जाती है, 40 को याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि किस केंद्र की केंद्रिका में किस केंद्रक के केंद्रिका में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती है। किस कोशिका के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, आवरण विहीन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होती है, केंद्रिका होती है, इसके चारों ओर कोई लेयर नहीं होता है दोस्तों, कोई झिल्ली नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई कला नहीं होती है। यानी इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, इसके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है, कोई घेरा नहीं होता है। इसीलिए ये डायरेक्ट केंद्रक से क्या होती है, अटैच होती है। यानी
केंद्रक से डायरेक्ट जुड़ी रहती है, क्योंकि क्योंकि ये केंद्रक है, ये केंद्रक है पूरा है और इसके अंदर केंद्रिका है। और यदि इसके अंदर एक कला होती, माना इसके अंदर एक कला होती तो ये अपने आप में अलग होती, लेकिन इसके अंदर तो कला है नहीं, इसके चारों ओर तो कला है नहीं, यानी झिल्ली है नहीं, मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या होगी, ये केंद्रक से डायरेक्ट क्या होगी, अटैच होगी। अब देखिए कोशिका विभाजन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कोशिका विभाजन के समय क्या होती है, केंद्रिका नष्ट हो जाती है। दोस्तों देखिए, जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे केंद्रिका क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यानी कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका क्या होती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। अब देखिए केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, देखिए केंद्रिका कहाँ पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक सेल के केंद्रक में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल के, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है केंद्रिका। अब देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रिका की परत संरचना। तो देखिए हम लोग क्या क्या क्लियर किए, एक बार देख लेते हैं। देखिए परिभाषा जान लिए, उसके बाद खोज जान लिए, उसके बाद जाने की संख्या, एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका पाई जाती है। अपवाद में प्याज के कोशिका के केंद्रक में 4 केंद्रिकाएं पाई जाती है। कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका नष्ट हो जाती है। यूकैरियोटिक सेल में ही केंद्रिका पाई जाती है। अब देखिए संगठन देखते हैं। संगठन यानी देखिए इसके साथ ये किससे मिला है, इसके साथ कौन कौन सी चीज़ आई है तो मिला है। देखिए मैंने हम लोग चाय बनाए, हम लोग यदि चाय बनाए तो उसमें क्या क्या डालते हैं, पानी, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, जो भी डालना होता है तो हम लोग डालते हैं। तो देखिए यदि चाय का संगठन देखा जाए, यदि स्ट्रक्चर देखा जाए चाय का, तो देखिए उसमें क्या करते हैं, चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, गोल मरीच डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, यानी जो डालते हैं संगठन, यानी उसका निर्माण जो हुआ है किस किस से हुआ है, तो देखिए इसका ओरिजिन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, यानी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन से इसका क्या हुआ है, संगठन हुआ है। किसका संगठन हुआ है, तो न्यूक्लियोलस का संगठन हुआ है, केंद्रिका का संगठन हुआ है। तो देखिए डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो संगठन पूछे कि कि केंद्रिका का संगठन बताइए, तो देखिए डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। देखिए अब देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रक की परत संरचना। यानी देखिए केंद्रक में 4 भाग होते हैं। देखिए केंद्रक में 4 भाग होते हैं, यहाँ पर 4 भाग लिखा हूँ। देखिए रेशेदार भाग, यानी देखिए जो यहाँ पर चित्र देखेंगे, जो रेशे के समान होगा, मान लीजिए एक डोरा लेंगे, यदि डोरा लेंगे उसको ऐसे लटकाएंगे तो उसी के समान जो संरचना होगी उसको क्या कहेंगे, रेशेदार संरचना। कहाँ मालूम चलेगा, तो जब आप चित्र में देखेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि उसमें रेशेदार वाला भाग कौन सा है। अब देखिए दानेदार भाग, इस जो दाना का समान होगा, जो गोल दाने के समान होगा, वो कैसे मालूम चलेगा, जब फिगर देखेंगे। तो दाने के समान जो होगा दानेदार भाग होगा। प्रोटीन भाग, जो तरल पदार्थ होगा, जो मैट्रिक्स होगा उसको क्या कहेंगे, तरल पदार्थ कहेंगे, तो उसमें दिया होगा। और क्रोमेटिन भाग, इसके पिछले वीडियो में केंद्रक बताया था, उसमें थोड़ा सा चर्चा किया था। तो देखिए क्रोमेटिन क्या होता है, ऐसे धागेनुमा संरचना होती है, ऐसे धागेनुमा संरचना होती है। और कब तक होती है, जब तक क्रोमेटिन इसका नाम है, लेकिन जब कोशिका विभाजन होती है तो क्रोमेटिन क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ का मोटे और छोटे हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46, 22 जोड़ा गुणसूत्र समान और 1 जोड़ा गुणसूत्र असमान, यानी भिन्न होता है। तो देखिए अब रेशेदार भाग की बात करते हैं। देखिए इसमें रेशेदार का भाग का देखिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन क्या बना होता है। देखिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से क्या होता है, रेशेदार भाग बना होता है। देखिए यदि फिगर में देखेंगे तो जो ऐसे बना है संरचना, देखिए बड़ा वाला क्रोमेटिन भाग है, बड़ा वाला, और उसे थोड़ा छोटा बना दीजिए, ऐसे बनाया हूँ दोस्तों, देखिए गौर कीजिए, ऐसे बनाया हूँ, तो वो क्या है, रेशेदार भाग है, रेशेदार भाग है। और जो बड़ा बना है इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन भाग कहते हैं। और दानेदार भाग, जो यहाँ पर गोल आकृति यहाँ पर बनाई गई है ऐसे, उसको क्या कहते हैं, दानेदार भाग। और जो इसमें तरल पदार्थ के रूप में होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन वाला भाग। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। देखिए रेशेदार भाग क्या होता है कि जो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से बना होता है, वो रेशेदार भाग होता है।
यदि पूछे कि रेशेदार भाग किससे बना होता है, रेशेदार भाग का संगठन कैसे होता है, तो रेशेदार भाग का संगठन होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से। और दानेदार भाग का संगठन कैसे होता है, तो दानेदार भाग का संगठन होता है कौन से या प्रोटीन से। देखिए रेशेदार भाग का राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से और दानेदार भाग का राइबोन्यूक्लियोकण से। और प्रोटीन भाग का किससे निर्माण होता है, तो इसमें जो तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ यानी मैट्रिक्स को कहते हैं मैट्रिक्स। देखिए जो इसमें भरा हुआ मैट्रिक्स होता है वो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन भाग। यानी केंद्रिका में जो तरल पदार्थ होता है जो मैट्रिक्स के रूप में बिखरा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोटीन भाग कहते हैं। अब देखिए क्रोमेटिन भाग यानी जो धागे नुमा उसमें संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन भाग। जो केंद्रिका में धागे नुमा संरचना होती है क्रोमेटिन भाग कहलाती है। देखिए ऐसे जो इसमें संरचना है बड़ा उसको क्या है, क्रोमेटिन भाग। अब देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन संगठन देख लीजिए कि क्रोमेटिन भाग का संगठन कैसे होता है। तो देखिए डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो देखिए डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। प्रोटीन वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए डीएनए यानी डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या हिस्टोन प्रोटीन। देखिए हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्रोमेटिन भाग का संगठन कैसे होता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। देखिए कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन क्या होते हैं, गुणसूत्र में बदल जाते हैं। देखिए बार मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जब तक क्रोमेटिन नाम सुन रहे हैं तभी तक है। जब ये कोशिका का विभाजन करेंगे तो क्रोमेटिन क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो विभाजन के समय क्या होगा, सिकुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे सिकुड़ कर। देखिए मान लीजिए कोई बड़ा चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, बड़ा चीज़ है तो उसको सिकुड़ाएंगे तो क्या होगा, छोटा होगा और मोटा होगा। तो वही कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय क्या हो जाते हैं, क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल जाते हैं। अब देखिए क्रोमेटिन भाग दो तरह के होते हैं, कौन यूरोक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्रोमेटिन भाग दो प्रकार के होते हैं। देखिए यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब जानते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। तो देखिए जो गहरे रंग से अभिरंजित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। और जो गहरे रंग से अभिरंजित नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जो गहरे रंग से अभिरंजित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। और गहरे रंग से अभिरंजित नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। अब देखिए जो यूक्रोमेटिन होता है वो आनुवांशिक रूप से क्या होता है, सक्रिय होता है। जो यूक्रोमेटिन होता है आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है आनुवांशिक रूप से क्या होता है, निष्क्रिय होता है। तो हम लोग जाने कि जो यूक्रोमेटिन होता है आनुवांशिक रूप से सक्रिय होता है यानी एक्टिव होता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है आनुवांशिक रूप से क्या होता है, निष्क्रिय होता है, डिसएक्टिव होता है। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं चित्र की तरह। तो हम लोग चित्र पहले ही समझ गए दोस्तों कि जो इसमें पार्टिकल गोल दाने की तरह, देखिए इसमें कितना आसान है। जो दाने की तरह दिखाई रहे हैं वो दानेदार भाग, जो रेशे के समान दिखाई दे रहे हैं रेशेदार भाग, जो तरल पदार्थ है उसको प्रोटीन भाग, और जो क्या है, जो बड़े लंबे ऐसे तार के समान है उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन भाग। तो चित्र हो गया दोस्तों, ये केंद्रिका का चित्र है, अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। अब देखते हैं कार्य। आपसे बेसिकली इसमें क्या पूछा जाएगा, ना परिभाषा पूछा जाएगा ना चित्र पूछा जाएगा। चित्र बहुत पूछा जाता है, इसमें कम चांस रहेंगे, 50 में 85% चांस नहीं रहेंगे, 15% चांस रहेंगे कि पूछा जाएगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि केंद्रिका की परसंरचना यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस या वर्क ऑफ न्यूक्लियोलस, यानी कार्य सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। और क्या पूछे जाएंगे, केंद्रिका। संगठन पूछा नहीं जाएगा, खोज पूछा जा सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि केंद्रिका की खोज किसने की थी, तो फोंटाना ने की थी। कब की थी शायद नहीं पूछा जाएगा। नामांकन किसने किया था, तो बोमेन ने किया था। संख्या ऐसे देखिए एग्जाम वाले कॉन्सेप्चुअल को सब पूछते हैं भाई, कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट की बातें नहीं याद करते हैं और वहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट की बातें ही पूछी जाती है, कहीं परिभाषा नहीं पूछा जाता है। तो देखिए एक केंद्रक में मैंने बताया कि एक केंद्रक में एक ही केंद्रिका है, और अपवाद में पूछा तो वही अपवाद वाले पूछ देते हैं। तो देखिए
परत संरचना हो गया। परत संरचना में देखें रेशेदार भाग, दानेदार भाग, प्रोटीन भाग और क्रोमैटिन भाग। तो अब देखते हैं केंद्रिका के कार्य, केंद्रिका का नहीं, हाँ सॉरी दोस्तों, केंद्रिका। अब देखते हैं केंद्रिका के कार्य। देखिए आरएनए का संश्लेषण, सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछा जाता है कि राइबोसोम का मशीन किसे कहते हैं, तो केंद्रिका को कहते हैं। क्यों कहते हैं राइबोसोम का मशीन केंद्रिका को क्यों कहते हैं, तो देखिए आरएनए का संश्लेषण करती है। आरएनए का संश्लेषण कर कर आरएनए का संश्लेषण कर कर राइबोसोम का निर्माण करती है। कौन करती है, केंद्रिका करती है। इसीलिए राइबोसोम का मशीन कहते हैं, इसीलिए राइबोसोम का मशीन कहते हैं। किसे कहते हैं, तो केंद्रिका को कहते हैं। आरएनए का संश्लेषण करके राइबोसोम का निर्माण करती है, इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम का मशीन कहते हैं। पूछ देगा कि राइबोसोम का मशीन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, केंद्रिका का। क्यों कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का संश्लेषण करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, वसा का संश्लेषण करती है, इसमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए आरएनए का संश्लेषण करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे आरएनए का संश्लेषण करती है और राइबोसोम का निर्माण करती है, इसीलिए राइबोसोम का मशीन कहते हैं। तो दूसरा देखिए, यह समसूत्री विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाता है, यानी जो केंद्रिका होता है वह समसूत्री विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तीसरा चीज है कि आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का मध्यस्थ कार्य करता है। देखिए आनुवांशिक सूचनाओं को, आनुवांशिक जो सूचना होती है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में मध्यस्थ का कार्य करता है। कौन करता है, तो केंद्रिका। तो केंद्रिका के कितने कार्य देखे, तो 3 देखे। सबसे महत्वपूर्ण आरएनए का संश्लेषण करता है और राइबोसोम का निर्माण करता है, इसीलिए केंद्रिका को राइबोसोम का मशीन कहते हैं। यह समसूत्री विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाता है। और तीसरा आनुवांशिक सूचनाओं को क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का मध्यस्थ कार्य करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। फिर आप कमेंट करिएगा कि आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, मैं इस पर बना दूंगा। तो देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा। देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अब एक डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे। देखिए जब तक आप एक डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, एक दिशा निर्धारण नहीं पढ़ेंगे, देखिए पढ़ने का कोई महत्व नहीं। आप देखिए कि हमारा लेवल क्या है, उस हिसाब से तैयारी करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।